Welcome to Virtual Learning Network. Business Environment, Session 13, Investors Protection and Corporate Governance. Topics to be covered include need for investors protection, protection of investors' interest and overview, concept of corporate governance, broad objectives of corporate governance, accountability as a key to good corporate governance, requisites of good corporate governance, steps taken for good corporate governance. Corporate Governance Code under Clause 49. Renewed challenges. First topic is need for investors protection. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जिसमें हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू डेब्ट या इक्विटी में सब्सक्राइब करते हैं, शेयर्स को इशू करवाते हैं. ये ज़रूरी है इस इन्वेस्टर्स के लिए कि वो प्रोटेक्टेड रहें, जितने भी लॉसेस हो सकते हैं. लॉसेस हो सकते हैं बहुत सारे तरीके से, जैसे कि इंफॉर्मेशन नहीं है सही, माल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, ये सब. इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है. कुछ रीजंस दिए हुए हैं इसमें. फर्स्ट इज पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स by companies are often announced with attractive prospects of dividend distribution and growth, which may be exaggerated if not misleading. पब्लिक इशू जो होते हैं शेयर्स की कंपनीज के थ्रू, वो अनाउंस की जाती है कि बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए कि अपना पैसा इन्वेस्ट करें, उनको बहुत हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है. जो प्रमोटर्स होते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन फील्ड कंपनीज के, वो बहुत बार चीट करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को जिनकी एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो जज कर सकें कि उनको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. Next is public issue of shares. The existing companies are known to attach subscription on the basis of track record of concerned enterprise. जो पब्लिक इशू होता है शेयर्स का एग्जिस्टिंग कंपनीज के थ्रू, वो बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, हालांकि जो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है. Next is investors are mostly attracted by the rising security prices and invest in shares of listed companies to derive the benefit of capital appreciation over time. Investors कई बार उन जगह पैसे लगाते हैं उन सिक्योरिटीज में जिनके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, पर ये जो ट्रेंड है ये ज़रूरी नहीं है हमेशा रहे. प्राइसेस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और वो फ्लक्चुएशंस उनमें होती रहती हैं. नेक्स्ट इज देयर आर मेनी लिस्टेड कंपनीज हैविंग लेस देन 100 पब्लिक शेयर होल्डर्स. कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं जहां पे 100 से भी कम पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं. कुछ कंपनी इनमें से सोल्ड हो चुकी हैं और कुछ मर्ज हो चुकी हैं. इनमें से जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो लिस्टेड हो जाती है पब्लिक इशू के थ्रू, और इस केस में जो प्रमोटर्स होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं शेयर का जो प्राइसेस होता है उसको, और फिर उसको जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत हाई प्राइसेस में सेल करते हैं. नेक्स्ट इज deficiencies in corporate governance
also affect investors' interest, transparency in financial reporting, and accountability of directors with respect to their responsibility towards minority shareholders and small investors. डेफिशिएंसीज होती हैं कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कुछ कमी होती है जिसके द्वारा और जिसके वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिपोर्ट्स जो होती हैं, प्रोस्पेक्टस जो होते हैं, उनको ढंग से नहीं एनालाइज कर पाते हैं क्योंकि उन रिपोर्ट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं. There is the retail investors' ignorance about their rights as a shareholders, absence of due diligence. और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनके राइट्स एज अ शेयर होल्डर क्या होंगे. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड ओवरव्यू. In order to protect investors' interest, as a variety of provisions have been made in the Companies Act, the Securities Contract Regulation Act and the SEBI Act. The Companies Act, for example, contains provisions in respect of issue of capital, appointment of managerial personnel, in respect of issue of capital, appointment of managerial personnel, limits on managerial remuneration, disclosure of important information, special audit, inspection and investigation, protection of minority interest, etc. इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए कंपनीज एक्ट में और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में और सेबी एक्ट में. फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी एक्ट है उसमें प्रोविजन है इश्यू ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग, जो मैनेजरल पर्सनल अपॉइंट हो रही हैं उनके रिगार्डिंग, मैनेजर की मैक्सिमम रेम्यूनरेशन क्या होती है इसके रिगार्डिंग और क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए, स्पेशल ऑडिट कब होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन का, और मॉनिटरी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग क्या क्लॉजेस हैं. ये सब कंपनीज एक्ट में मेंशन है. सेबी जो सेटअप हुआ था नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी 1988 में, वो बेसिकली कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है. Concept of corporate governance. Corporate governance is another important concept related to inspiring and strengthening investors' confidence by ensuring transparency in functioning and reporting, and accountability and fairness to investors' interest, besides respecting the aspirations of multiple stakeholders including that of the society. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अलग सा कंसेप्ट है जो कि इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग होती है उनमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है और इन्वेस्टर के लिए फेयर होता है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है क्या अकाउंटेबिलिटी है सीनियर मैनेजमेंट की शेयर होल्डर्स के टुवर्ड्स. कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम एक नेटवर्क कहते हैं जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरेक्शन होता है सोसाइटी से. कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कंसेप्ट है वो यूके में फर्स्ट टाइम आया था 1990 में, क्योंकि वहां बहुत सारे बिजनेस स्कैंडल्स हुए थे 80s में. 1991 में कमेटी जिसको सर एड्रिन कैडबरी होल्ड कर रहे थे, उन्होंने रिकमेंड किया एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड और सजेस्ट किए कुछ तरीके जिनसे वो अचीव हो सके.
कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो हर कंट्री का अलग अलग होता है। हालांकि जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल रिलेट करते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, वो जो कि सर एड्रिन ने बताए थे, वो मोर और लेस वैलिड हैं हर बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए हर कंट्री में। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। The broad objectives of corporate governance are compliance with the law, good performance, accountability with a view to enhance long-term shareholders' value by ensuring companies' commitment to higher growth and profits, while protecting interest of other stakeholders. Corporate governance के कुछ objectives हैं। अगर एक कंपनी की नजरिए से देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि उस कंपनी की वैल्यू बढ़ाना और कंपनी अपने फाइनेंशियल, लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। फोकस बेसिकली दिया जाता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उनको। अगर हम पब्लिक पर्सपेक्टिव से देखें तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इन्वॉल्व करता है एंटरप्राइज को नर्चर करना, वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है, पावर क्रिएट करता है और एक पैटर्नोज क्रिएट करता है फर्म्स के बीच में। जो बिरला कमेटी थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, एक कमेटी अपॉइंट की गई सेबी के द्वारा जिसको हेड किया गया कुमार मंगलम बिरला ने। उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हैं उनकी वैल्यू को बढ़ाया जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और यहाँ तक जितना भी इंटरेस्ट है और सब शेयर होल्डर्स को उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जैसे कंप्लायंस विद लॉज, लॉ को फॉलो करना, एक कंपनी को अच्छी परफॉर्मेंस देना और एक कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को हमेशा अकाउंटेबल रहना चाहिए उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रति। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटेबिलिटी एज द की टू गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। There are three vital elements of corporate governance, that is accountability, transparency, equality of treatment of all stakeholders. Of these, accountability is recognized as a key element of good corporate governance. Kumar Mangalam Birla Committee on Corporate Governance had also observed that a system of good corporate governance promotes relationships of accountability between the principal actors of sound financial reporting, the board, the management and the auditor. किसी भी corporate governance के तीन elements होते हैं, accountability, transparency और equality. Equality in the sense हर stakeholders को equally treat करना। इन तीनों एलिमेंट्स में अकाउंटेबिलिटी की एलिमेंट माना जाता है किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कुमार मंगलम बिरला कमेटी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक चीज बताई कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम होता है, वो बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है सीनियर मैनेजमेंट का, उसको प्रमोट करता है, उसको और भी हार्मोनियस बनाता है उनके स्टेक होल्डर्स के साथ। कुछ टूल्स यूज करते हैं अकाउंटेबिलिटी को अटेन करने के लिए। पहला कि जो बोर्ड है वो बैलेंस्ड होता है, सफिशिएंट नंबर्स होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के, जो कि स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को कंसिडर करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं।
दूसरा है बोर्ड अडॉप्ट करता है ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर या प्रैक्टिस और अपने शेयर होल्डर्स को डेली इन्फॉर्म करता है उन्हें। अकाउंटेबिलिटी एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू भी अचीव की जा सकती है। ये फैसिलिटेट करेगा एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस के किसी भी ऑपरेशन में। पीरियोडिक मॉनिटरिंग होती है इंटरनल ऑडिट की। एक साउंड सिस्टम एग्जिस्ट करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर करने का। एक ऑडिट कमेटी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो कि अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है और स्टेब्लिश भी करता है। नेक्स्ट वी हैव रिक्विजिट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। There is a properly structured board capable of taking independent and objective decisions put at the helm of affairs. The board has adequate number of non-executive and independent directors. The board is aware of the concerns of all the stakeholders and has an effective machinery to subserve their conditions. The board takes well-informed and well-concerned decisions and adopt transparent procedures and practices. There exists a proper system consisting of clear and adequately defined roles and authority and responsibility of the chief executive directors and managerial personnel in key positions. Basically, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं मैनेजमेंट से कि वो प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करे और एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि वो कुछ चीज़ों को फॉलो करे। जैसे जो बोर्ड होता है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ले सके। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए उनमें नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट दोनों डायरेक्टर्स होने चाहिए। वो कंसर्न होने चाहिए अपने स्टेक होल्डर्स के टुवर्ड्स और वो वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। उनको अपने रोल्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल पर्सनल की, चीफ एग्जीक्यूटिव की, ये सब क्लियर होना चाहिए। और एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए गाइडिंग का, मॉनिटरिंग का, रिपोर्टिंग का और कंट्रोल का। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो यही होती है कि वो गाइड करे मैनेजमेंट को और सारे ऑपरेशंस को ओवरसी करे। जो बोर्ड होता है वो इफेक्टिवली और रेगुलरली मॉनिटर करता है मैनेजमेंट के फंक्शन को, मैनेजमेंट टीम के फंक्शन को और इम्प्लीमेंट करता है कुछ बेसिक मेजर की डिसीजंस। बोर्ड एक इफेक्टिव कंट्रोल की तरह काम आता है जो कंपनी पे कंट्रोल रखता है। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एक जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है उसमें लीडरशिप बहुत जरूरी है, जिसमें सीईओ और बोर्ड आते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स की तरह काम आते हैं और वही रेगुलेटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जिससे कंपनी अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। Now, steps taken for good corporate governance. In May 1999, SEBI appointed Kumar Mangalam Birla Committee on Corporate Governance, and based on its recommendations, it directed a stock exchanges on 21st Feb 2000 to amend the listing agreements and to include Clause 49 on corporate governance. कैडबरी कमेटी 1992 ने कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए।
बाद में 1999 में सेबी ने कुमार मंगलम बिरला कमेटी को अपॉइंट किया और उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से उन्होंने डायरेक्ट किया कि स्टॉक एक्सचेंज कुछ लिस्टिंग एग्रीमेंट्स में अमेंडमेंट्स लाए और एक क्लॉज 49 इंट्रोड्यूस हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। इस क्लॉज में बेसिकली दिया गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए उनका, ऑडिट कमेटी कौन सी होनी चाहिए, डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन क्या होनी चाहिए, बोर्ड का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस रिपोर्ट होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट की ग्रीवेंसेस कमेटी होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर और सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्लायंस का। हम एग्जाम्पल लें तो जो कंपनीज जैसे कि ग्रासिम, HDFC, इंफ्योसिस टेक, ये सब कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती हैं, रिकमेंडेशंस को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड अंडर सेक्शन 40 अंडर क्लॉज 49। क्लॉज 49 के अकॉर्डिंग सेबी ने ये कहा कि जो कंपनीज हैं जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ से ज्यादा है उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ स्टिपुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि मैंडेटरी होंगी उनके लिए। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के, उसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स दोनों होने चाहिए, जिसमें से कम 50% से कम नहीं होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो चेयरमैन होता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, जिसमें एटलीस्ट 1/3 जो बोर्ड होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होगा। नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जितने भी फीस कॉम्पनसेशन पेबल होगी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, या जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आएंगे, वो फिक्स की जाएगी बोर्ड के द्वारा और उसको एक प्रीवियस अप्रूवल भी मिलेगा शेयर होल्डर्स के थ्रू जनरल मीटिंग में। बोर्ड प्रोसीजर, बोर्ड को एटलीस्ट 4 टाइम्स एक साल में मीटिंग होनी चाहिए और 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 3 मंथ्स का होना चाहिए। जो डायरेक्टर होना चाहिए वो किसी और मेंबर, 10 कमेटी से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट, बोर्ड को कोड ऑफ कंडक्ट ये बताया जाता है सारे बोर्ड मेंबर्स को, सीनियर मैनेजमेंट को, जो कि कंपनी के वेबसाइट में मेंशन होता है, पोस्टेड होता है। नेक्स्ट इज ऑडिट कमेटी, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी। क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एज मेंबर्स, जिसमें 2/3 मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे जो फाइनेंशियली लिटरेट होंगे और 1 मेंबर ऐसा होना चाहिए उनमें से कम जिसको फाइनेंशियल और अकाउंटिंग मैनेजमेंट के नॉलेज हो। Now we have renewed challenges, pyramidal structure, independent directors as a member of the board, reducing intervention in companies by government, regulatory authority, disclosure and dissemination of information, certification by CEO and CFO। दिसंबर 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट करी जिसमें एक्सपर्ट्स थे डॉक्टर JG ईरानी के चेयरमैनशिप के अंडर, जिन्होंने कंपनीज एक्ट को रिवाइज किया
कुछ रीन्यूड चैलेंजेस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जैसे पिरामिडल स्ट्रक्चर, जो कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे उनमें कुछ कंट्रोल डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज होंगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होंगे वो मेंबर्स होंगे बोर्ड के, डिस्क्लोजर होगा इंफॉर्मेशन का, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी सीईओ और सीएफओ को क्लॉज 49 के अंदर. Now we have certain questions. Do it yourself. First is explain briefly the concept of corporate governance and enumerate its broad objectives. Second is state the requisites of good corporate governance and explain as to why accountability is regarded as a key to success in corporate governance. That's all for this session. Thank you.